आपको याद होगा पहले के ज़माने में जब बात होती थी तो लोग एक दूसरे से मिल के आते थे, एक दूसरे से पर्सनली फेस टू फेस होकर दोस्त एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते थे, कलीग्स आपस में बात करते थे और आमने सामने बैठ कर क्लियर कम्युनिकेशन हुआ करता था, बातें हुए करती थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके टेलीफोन्स आ गए, तो टेलीफोन्स आने पे सारा कम्युनिकेशन विजुअल और डिस्कशन बेस्ड ना होते हुए कॉल के ऊपर आ गया। वो कॉल वाला डिस्कशन धीरे धीरे जैसे जैसे मोबाइल आते गए वैसे वैसे टेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया। फिर जब नए नए अच्छे टाइप के मोबाइल आ गए तो सब कुछ इमेज पे शिफ्ट हो गया। और फिर उसके बाद में आजकल GIF बहुत चलते हैं, जो जिफ फाइल्स होती हैं वो बहुत चलती, जो कुछ ना कुछ एक एक्सप्रेशन प्लस इमेज के साथ में कुछ खेल के वो अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। और जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, टेक्स्ट नहीं करते, कॉल नहीं करते, बस एक दूसरे को रील्स भेजते रहते हैं। मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में, रिलेटिव से, कजिन से, सब लोगों से बात करने के लिए मैं अपनी रील्स भेजता रहता हूँ। तो ये जो रील भेजने वाला जो पार्ट है, ये एक नया बिहेवियर का चेंज है जो लोगों के अंदर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, और स्पेशली ये वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट करने वाला है। कैसे करेगा वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट में। मेरा नाम तरुण है, मैं हाथ धो के आपके करियर के पीछे पड़ गया हूँ और आपके करियर को ग्रेट तो बना के रहेंगे। कार्य प्रगति पर ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बना हुआ है ताकि आपके करियर में आपको ग्रो करने का मौका मिले, और वो मौका से ज़रूरी है कि वो सीख मिले आपको जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। सो वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत एक यूनिक चीज़ हो गई है आजकल, क्योंकि हर कोई बोलता है कि वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हो गया है। और एक्चुअली हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, उसको मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन ऑन स्टेरॉइड्स। कि पहले जो हम एक दूसरे से बात करते थे, अब आप याद करो, आपकी गिनती के दोस्त होंगे जिनके यहाँ पे आप जाते होंगे, उससे आधा एक घंटा बतिया लेते होंगे, थोड़ी देर बात करी और फिर वापस आ गए अपने घर। उसी तरह से अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो जब भी त्यौहार या कुछ गैदरिंग होता होगा तब आप लोग मिलते होंगे और मिल के अपनी बात करके और डिस्कशन कर लिया। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि हम बातें कम कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कम कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है, मतलब सूचना का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका आप कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोचो, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं वो भी तो एक तरह से कम्युनिकेशन है, राइट? अगर हम किसी को कुछ भेज रहे हैं वो भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड का करंट स्टेट में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ऑन स्टेरॉइड्स है, मतलब बहुत हाइपर, बहुत ज़्यादा, हमारी सोचने समझने की क्षमता से बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इस दौर में अगर हमको कम्युनिकेशन को फिगर आउट करना है और हमको ये देखना है कि हम उसको अपने करियर में किस तरह से एक लेवरेज की तरह यूज़ करें और कैसे हम कम्युनिकेशन के बेसिस पे अपने करियर में इम्प्रूव कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज़ जस्ट एक कन्वे करना किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी डेटा को, किसी एनालिसिस को, या किसी डिसीजन को आप कन्वे करते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी इमोशन को कन्वे करते हैं। वर्क प्लेस पे मोर और लेस यही वाली चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर टाइम पे हम इन्फॉर्मेशन और डेटा को शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप मैनेजर हो और अगर आप डिसीजन मेकिंग में हो तो आप अपने डिसीजन को शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप किसी और चीज़ में किसी को कन्विंस करने के लिए कर रहे हो तो शायद आप कुछ ना कुछ एनालिसिस या कोई लॉजिक शेयर कर रहे होते हो। यही कम्युनिकेशन मोर और लेस होता है। कभी कभी सिचुएशन आपको खुश या दुखी करती है, या आपका जो भी इमोशनल फील हो रहा होता है उस टाइम पे आप वो इमोशन को भी कन्वे करते हैं। ओवरऑल कम्युनिकेशन यही है। तो अगर हम एक दूसरे को यही एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी या ह्यूमैनिटी को छोड़ते जा रहे हैं, अब हम वैसे वो ज़माना नहीं रहा वाली बात हो गई, पर इट इज़ वी आर फाइंडिंग नए नए तरीके कम्युनिकेशन के। हम ना सिर्फ हम इजाद कर रहे हैं लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं उनको रियल टाइम। और उन कम्युनिकेशन के तरीकों में से जो भी सबसे कम एफर्ट में सबसे ज़्यादा इमोशन, इन्फॉर्मेशन, डेटा, डिसीजन को एक्सप्रेस कर सकता है, हम ऑब्वियसली उसको फॉलो कर रहे हैं। हम आज तो पत्ते तो नहीं पहनते ना, हम कपड़े पहनते, राइट? बट हम तो ये भी बोल सकते हैं कि पहले के ज़माने में तो हम कपड़े ही नहीं पहनते थे। बट दैट्स नॉट लॉजिकल, राइट? सेम वे दिस। तो उसको एम्ब्रेस करो कि नई टेक्नोलॉजी, नया कम्युनिकेशन है, और उसको लेवरेज करने की कोशिश करना है हमें हमारे रेस्पेक्टिव करियर्स में। ना सिर्फ कि ये हमें एक अड़ियल बन जाए कि नहीं, मैं तो खत ही लिखूंगा या तो मैं किसी को मिलके ही सब कुछ समझाऊंगा। आजकल वो सब चीज़ें नहीं चलती। कम्युनिकेशन और समय के साथ में आपको कम्युनिकेशन और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी चेंज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अडाप्ट होना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जब आ जाती है वो ये आती है कि
ये कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट या शानदार तरीका क्या है? तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि कम्युनिकेशन करना है या नहीं करना है, अब आप सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन कम्युनिकेशन का जो डिलीवरी है, वो बहुत कम हो गया है। वो कम हो गया है मतलब इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन कर रहे हो, इमोशन तो दे रहे हो, लेकिन जो एक फॉर्मल सही तरीका जो है, वो कम्युनिकेशन का नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या हो गया है, अब जब हम ये डिजिटल कम्युनिकेशन के दौर में हैं, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर फोकस्ड एंड मैनेज बाय द एल्गोरिदम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे आप अपने दोस्त से, आप घर पे बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हो, कोई रील्स आ रही है और वो रील्स में से कोई एक आपको पसंद आती है, जिसके अंदर कोई एक मैसेज होता है जो आप अपने फ्रेंड को देना चाहते हो। आप उसको फॉरवर्ड कर देते हो। ऑन द अदर साइड जो आपका फ्रेंड है, उसके पास में वो मैसेज रिसीव हो गया और फिर उसके बाद में आपके फ्रेंड ने वो उसको सुना, वो भी समझ गया कि अच्छा ये हमारे लिए। लेकिन आप और आपका फ्रेंड पहले जब मिल चुके हैं और आपने पहले कोई एक डिस्कशन इस बारे में किया है, तो आपकी वेवलेंथ मैच करती है और वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन यही अगर आप इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड से बहुत कम बार मिले हैं या बहुत ही बेसिक लेवल की फ्रेंडशिप है, और तब अगर आप कुछ भेजते हैं, तो दोनों के इंटरप्रिटेशन में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। जो आप समझाना चाह रहे हो वो नहीं समझेगा, और वो समझ रहा है वो आपका इंटेंशन नहीं होगा, और दोनों के ही केस में रिएक्शन जो है वो अननेसेसरी हो सकता है। सेम वर्क प्लेस में भी अगर आप वर्क प्लेस पे किसी से डिस्कस कर रहे हैं और फॉर्मली अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही होगा कि जो आप बोल रहे हैं वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाएगा। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन मतलब शब्द के हिसाब से नहीं, लेकिन इमोशन के हिसाब से, उसकी मैसेज के और उसके इंटेंट के हिसाब से, उसके टोन के हिसाब से। तो अब हमको अगर हमें कम्युनिकेट अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन को फॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है, 4 पॉइंटर्स हैं। पहला पॉइंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं, मैंने कहीं बहुत पहले जब मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था, तो किसी ने मुझे ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली समझाई थी ग्रुप डिस्कशंस के लिए। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में जब आप जाते हो, आपके पास बहुत लिमिटेड समय रहता है और हर कोई अपनी बारी का वेट नहीं करना चाहता। तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अपना पॉइंट रखते हैं। लेकिन जब भी आप पॉइंट रखते हो, वो पॉइंट जो है वो बहुत ईजीली मिस हो जाता है, बहुत इजीली कोई और उसको लेके चढ़ जाएगा उसके ऊपर या कुछ और चल जाएगा। तो वो जो ग्रुप डिस्कशन, वो लिटरली बहुत सारी जगह पे मच्छी मार्केट के हिसाब से हो जाता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो ग्रुप कुछ और लेता है और फिर उसको किसी और डायरेक्शन में ले जाता है। तो इसलिए आपको अगर अपने कम्युनिकेशन को इंश्योर करना है कि सब वही समझें जो आप सोच रहे होते हो, वो उसके लिए आपको फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? पहली चीज़ हो गई कि एक पॉइंट होता है PREP। ये हमेशा आप याद रख लो, PREP, PREP। तो PREP का मतलब क्या होता है? P मतलब होता है पॉइंट, कि व्हाट इज़ द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू से। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे लगता है कि भारत की अगले 10 साल में बहुत ग्रोथ होने वाली है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। आर मतलब उसका रीज़न या रैशनल, उसके मैंने क्यों ऐसा, मेरा ये स्टेटमेंट जो मैंने बनाया है कि भारत की अगले 10 साल में बहुत प्रगति होने वाली है, तो फिर मैंने उसका रीज़न दूंगा कि मुझे लगता है कि अब हमारे पास में काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग हैं और हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का बूम आया हुआ है। इस कारण से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ सर्व करना चाहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंडिया से सर्व कर सकते हैं, इंडिया से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए अगले 10 सालों के अंदर इंडिया को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, वो इंडिया यूज़ करेगा उसको। ये मेरा उसका रैशनल हो गया। लेकिन फिर भी दैट इज़ नॉट इनफ, उससे कोई कन्विंस नहीं होगा। फिर मैं उसके दूंगा ई जो है वो एग्जाम्पल के लिए होता है। तो ये जो एग्जाम्पल होता है, वो मैं उस पॉइंट और उस रैशनल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दूंगा। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा आप देखिए, जैसे कि पहले मोबाइल फ़ोन जो थे वो बहुत कम इंडिया में बनते थे। सडनली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स जो है मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी सारे इंडिया में बनने लग गए हैं। आपको पता है एप्पल भी बनने लग गया है। तो जैसे ही आप एग्जाम्पल दोगे, तो आपका जो पॉइंट है, जिसको आपने प्रूव करने के लिए रैशनल दिया, उसका रीज़न दिया, वो रीज़न जो है वो प्रूव हो जाता है आपके एग्जाम्पल के कारण। लेकिन आपको वहीं नहीं रुकना है। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉइंट बताएं, उसका रीज़न बताएं, उसका एग्जाम्पल दें। लेकिन उसके बाद में जब तक आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब तक वो लोग जो है ना वो पॉइंट भूल चुके होते हैं, क्योंकि लोगों की आजकल अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो नहीं गई है, होती है ऑलरेडी।
हमेशा से ही ह्यूमंस की अटेंशन स्पैन बहुत कम रही है कंपेयर टू एनीबडी एल्स। हम बहुत चंचल प्रभाव के होते हैं, और ये अभी ये बोलना गलत होगा कि अब रिसेंटली हमारी अटेंशन स्पैन कम हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं है। पहले हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं होता था, इसलिए हम बैठ के आराम से देखते रहते थे चीज़ों को, लेकिन अब अटेंशन स्पैन से और वो चीज़ें अलग अलग, ये कोई सेम चीज़ नहीं है। तो हम बाय द टाइम हम एग्जाम्पल तक आएंगे और वो एग्जाम्पल ख़त्म होगा, और जब तक लोग उसको कंज्यूम करेंगे तब तक आपका पॉइंट भूल चुके होते हैं वो। तो इसलिए आपको वो पॉइंट फिर से बोलना है। तो जैसे आपने पॉइंट से स्टार्ट किया अपना वो, और पॉइंट से ख़त्म करना है, और पॉइंट जब आखिरी में बोलोगे तो उसमें आपको ये बोलना है इसलिए। तो जहाँ आपने स्टार्ट किया अपने पॉइंट से, फिर उसमें अपना रीज़न दे दिया, रीज़न के बाद एग्जांपल दिया, और एग्जांपल के इमीडिएट बाद वापस से अपने पॉइंट को रिपीट करो। अब अच्छा सोचो, कोई अगर आपको एक ग्रुप डिस्कशन में या किसी कम्युनिकेशन में अगर ये इतना स्ट्रक्चर तरीके से कोई चीज़ समझा रहा है, आपको लगता है आप उसको निगेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ना आप उसको ऑब्जेक्ट करोगे, ना आप उसको निगेट करोगे, ना आप उसको गलत बता सकते हो, ना ही आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि किसी ने इतने स्ट्रक्चर तरीके से किसी को कम्युनिकेट किया है। यही कम्युनिकेशन जो है आपको अपने डे टू डे लाइफ में, स्पेशली करियर्स में, या फिर जब आप ईमेल्स लिखते हैं उसके अंदर, या फिर जब आप किसी को व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्लाइंट इंटरेक्शन कर रहे हैं, या आप किसी भी उसमें, आप हमेशा ये कोशिश करो कि ये एक स्ट्रक्चर तरीके में अपने आप को कम्युनिकेट करवाना स्टार्ट करवाओ। आप मेरे पॉडकास्ट में भी यही देखोगे कि मैं कई बार हर चीज़ के लिए पहले एक बात करता हूँ, फिर उसके बाद में उसका रीज़न देता हूँ, फिर उसके बाद में उसका एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल के बाद में वही पॉइंट फिर से बोलता हूँ, ताकि जो जनता है, जो मेरे ऑडियंस है, जो समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो इमीडिएटली उसको सुन के उसको बिल्कुल ग्रहण कर लें उस कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला आपके उसको ग्रहण कर ले। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर। आपको पता ही है, काफ़ी सारी वर्ल्ड की आर्मीज़ जो हैं वो इस टैक्टिक को यूज़ करते हैं कि आर्मी में तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन होना होता है और एक हायरार्की होती है, करेक्ट? तो जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं वो थोड़े से जूनियर ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर उससे नीचे वाले को, फिर और अल्टीमेटली जो एक्चुअली एग्जीक्यूट करने वाला होता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, जो बंदूक की गोली चलाना है, उसको करेक्ट इंस्ट्रक्शन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप, वो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा जिसको भी समझाते हैं, वो कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जिसको समझाते हैं, जो जो उसका रेसिपिएंट है उसको बोलते हैं, भाई तू मुझे वापस समझा, क्या समझे आप, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। तो जब वो वापस हमको समझाता है ना, और अगर वो वही मैसेज है जो इन्होंने ओरिजिनली इंटेंडेड मैसेज था, तो कम्युनिकेशन हैज़ रीच द पर्सन। बट कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने कुछ समझाया और सामने वाला कुछ और समझा। ये सिचुएशन क्यों हो जाती है, मैंने एक पहले भी पॉडकास्ट में आपको पहले बताया था कि हम सबकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है। हम लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हम अलग अलग कल्चरल उससे आते हैं, हम अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, और डज़ नॉट मैटर, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, कोई भी दो लोग सिमिलर नहीं होते। इतना ज़्यादा वेरिएशन है हमारे डीएनए में, हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी केमिकल कॉम्पोजिशंस में, हमारे इन्वायरमेंटल कॉम्पोजिशंस में, वो इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इसलिए कोई भी दो लोग जो हैं, वो कोई एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा पर्सन सेम समझेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होता ही नहीं कभी ऐसे। तो हमेशा कुछ ना कुछ लॉस्ट होता है, और ये जो लॉस्ट होता है ना, ये जो लॉस ना हो, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वर्क फोर्स पे, क्योंकि वर्क फोर्स में तो आपका जो कम्युनिकेशन है वही आपका सब कुछ है। उसी से लोग आपको समझ पा रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हो। अब इमेजिन करो, आप इतनी अच्छी बातें और सही सही चीज़ें सोच लो, लेकिन वो सामने वाले तक पहुँचे ही नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं पॉडकास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच लूँ कि बहुत सारी अच्छे अच्छे कंटेंट बना लूँ, अच्छी अच्छी स्क्रिप्टिंग कर लूँ, अच्छे अच्छे सब आइडियाज़ लेके आ जाऊँ, लेकिन मैं उसको प्रॉपर्ली अगर आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप तक वो बात पहुँच नहीं रही और वो आप उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पूरी एक्सरसाइज रहेगी वो वेस्ट जाएगी। सेम वर्क प्लेस में भी होता है कि आपको कम्युनिकेशन के ऊपर इतना फोकस करना है, और फोकस आप, ये कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन में ऑटो मोड पे चला जाता है, हम ऑटो पायलट पे कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो और सामने वाला क्या समझ रहा है। आप बहुत फ्लो में जो बोलते जाते हो। द प्रॉब्लम विद दैट, कि जब आप ऐसे फ्लो में बोलते जाते हो, तो आप अपने आप को अगर सिस्टमैटिकली कम्युनिकेट करने के लिए और स्ट्रक्चर वाइज कम्युनिकेट करने के लिए ट्रेन नहीं करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो कुछ भी जाएगा। और मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, काफ़ी सारे लोग, मतलब मैं अपनी खुद की टीम में देखता हूँ, मैं समझाता कुछ हूँ, वो समझते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं।
तो ये कॉम्प्रीहेंशन जो है ये बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है। और सक्सेसफुल होने के लिए आज आप एम्प्लॉय हो, किसी बॉस के अंडर में काम कर रहे हो, कल को आपको बॉस बनना है। जब आप बॉस बनोगे तो आपको भी इंश्योर करना है कि आपकी इंस्ट्रक्शन सही जगह तक पहुँचे। और उससे पहले बॉस बनने के लिए ज़रूरी है कि आप जो सोचते हो, आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो वैल्यू है, आप जो अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आपकी स्किल्स जो हैं वो आपके बॉसेस को और आपके सुपर बॉसेस तक और आपकी टीम तक कम्युनिकेट हो प्रॉपर्ली। और उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस किया जाए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो बोलने की जो बात है ना, क्योंकि हम कम्युनिकेट एक तो बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ करते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा अलग ही चैप्टर है, उसको हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आप मुंह से जो बोल रहे हो, जो एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब आप उसको स्ट्रक्चर्ड कर दोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी टोन से कितना फ़र्क पड़ रहा है, आपके बोलने के तरीके से कितना फ़र्क पड़ रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी डेप्थ जितनी है बोलते टाइम पे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी को बोलूँ अगर, इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बोल दूँ कि इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये तीनों अलग अलग वेरिएशन है सेम कम्युनिकेशन के, लेकिन आप देखो टोन के कारण कितना फ़र्क पड़ गया। सेम आपके बात करने के और बोलने के तरीके में भी क्या। अब क्या हो गया है कि जब आप मैसेज को डिलीवर करते हैं ना किसी और को, वो जाता है एक ऐसी गाड़ी में बैठ के, उसको बोलते हैं इमोशन। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर वो इमोशन वाली जो गाड़ी, वो गाड़ी अलग अलग है। जो एंगर है वो इट्स लाइक एसयूवी। जो अगर आप हैप्पी हो तो आप किसी एक फ़नी सी कार में जा रहे हो, अगर आप सैड हो तो आप एक सैड सी कोई कार में जा रहे हो। वो अलग अलग कार हैं जिसमें बैठ के ये आपकी कम्युनिकेशन जाता है। ये मेथड ऑफ डिलीवरी जो है वो समझ लो एक कोई एक कार है, और अलग अलग टाइप की कार से अलग अलग टाइप का मैसेज रीच हो रहा है। तो द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि अगर आप कुछ भी किसी गलत गाड़ी में बैठा के आपने वो कम्युनिकेशन भेज दिया, मान लो अगर आपने किसी के लिए कंडोलेंसेस पास ऑन कर रहे हो और उसको हैप्पी वाली कार में बिठा के भेज दिया, आप सोचो कितना बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। आप बहुत इनसेंसिटिव साउंड करेंगे, ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को किसी की पड़ी नहीं, इसमें एम्पैथी नहीं है। तो देखो इतनी इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कम्युनिकेशन पे बहुत बहुत ज़ोर देना है आपको, और ये समझते जाना है, धीरे धीरे करके समझते जाना है। अब पहली चीज़, जब हमने अपने पूरे कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर कर लिया, हम समझ भी गए कि हमें पता है कि क्या बोला है, क्या समझाया, और सामने वाले से रिकंसाइल भी कर लिया कि भाई मैंने क्या समझाया, तुझे समझ में क्या आया, जो समझ में आया मुझे समझा फिर से। वो जब सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी अगर कोई एक चीज़ जो वो अटक रही है ना बात, वो ये रहती है कि हम बोलते ही नहीं हैं। ये नोटिस किया आपने कभी कि मेरे जैसे पॉडकास्टर्स या मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर आपको कितना ही गाइड करें कि आप आप इस तरह से बोलिए वैसे, लेकिन अगर आपने बोला ही नहीं तो जो आपकी पूरी मेहनत है वो वेस्ट जाएगी, जैसे मैं बता रहा था। पर उस केस में क्या होता है, वो आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि जो आप बोलते हो उसका सिर्फ 10 से 20% ही सामने वाला समझता है। सिर्फ 10 से 20% समझता है। लेकिन आप जो नहीं बोलते हो उसका वो 0% समझता है, क्योंकि आपने बोला ही नहीं। वो पैकेट आपके माउथ से लीव ही नहीं हुआ है तो सामने वाले तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर आप कंप्यूटर समझते तो वो पैकेट पैकेट डिलीवरी आपको पता ही होगा नेटवर्क में कैसे होता। वो बाण आपके आपके हाथ से चला ही नहीं है तो सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं है वो बाण। तो आपको, जब तक आप वो तीर नहीं चलाओगे तब तक तो वो निशाने पे लग ही नहीं सकता है। तो आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, और कई बार ऐसा होता है कि हम बोलने से हिचकिचा जाते हैं और बोलते नहीं हैं। ये क्यों होता है? हम लोग हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है, स्पेशली जो इंडिया का मिडिल क्लास है, या कोई गांव से शहर में आया है या कस्बे में आया है, और अभी अभी आप किसी बड़े और नए एनवायरनमेंट में आए हो जहाँ पे आप अपने आप को एक नया और अनचार्टेड टेरिटरी में पाते हो। तो उस केस में क्या होता है ना, हम अपने आप को इतना ज़्यादा डाउट करते रहते हैं, और वो डाउट जो है वो हमारे कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा मैं बोल दूंगा, या मैंने ऐसा बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो मुझे जज कर लेंगे। तो ये जजमेंट और फियर जो है ना, वो तो आपको पता ही है कहाँ से कहाँ ले जाता है, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलना है, कंट्रोल करके चलना है, और फिर देखते हैं कहाँ तक आपका कम्युनिकेशन आपको लेके जाता है। तो सबसे पहले जो है आप बतियाना शुरू करो, बोलना स्टार्ट करो। और ये जो बोलने की जो बात है ना, ये एक्चुअली जो बोलना है, एक्सप्रेस करना है अपने आप को, ये टू वे स्ट्रीट है। टू वे मतलब कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप किसी को कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं करेगा या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा।
आप जो भी बोलेंगे उसका एक आपको उत्तर प्रत्युत्तर ज़रूर मिलेगा। और ये जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, ये तभी बनते हैं जब आप खुद से स्टार्ट करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। मेरी तो एक बहुत ज़्यादा आदत है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो बस लोगों से बात करने लग जाता हूँ, बोलता जाता हूँ, बोलता जाता हूँ, बोलता जाता हूँ। हालाँकि मेरी कोर पर्सनैलिटी जो है बहुत इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी है। मुझे लोगों के आस-पास होने से मेरी एनर्जी ड्रेन होती है एज़ अ पर्सनैलिटी टाइप, और अगर मैं लोगों के एकांत में रहता हूँ तो मुझे और एनर्जेटिक फ़ील होता है। बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनकी एनर्जी जो रहती है वो लोगों के पास में जाने से ड्रेन नहीं होती, उल्टा उनके पास में और एनर्जी आती लोग अपनी एनर्जी दूसरे लोगों से डिराइव करते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। और हम मेरे जैसे इंट्रोवर्ट जो हैं वो लोगों के आसपास जो है ना अपने आप को थोड़ा सा एक एनर्जी ड्रेन होता हुआ फील करते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरा जो कम्युनिकेशन वाली हम बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि ये कम्युनिकेशन जो मुझे बोलने की इच्छा है, ज़रूरत है, वो तो मैं समझ गया बोलना है, लेकिन ज़्यादा बोलने का क्या मतलब है? मैं क्यों अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करूँ? मैं क्यों किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलूँ? उसका कारण ये है कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा-सा ओवर, मतलब 1 सेंटेंस को डेढ़ सेंटेंस कर दो, डेढ़ सेंटेंस को 3 सेंटेंस कर दो, 3 सेंटेंस को 4 सेंटेंस कर दो, तो उसमें जो है ना आपका माइंड जो है वो सोचने लग जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, आप उसके लिए और डेप्थ में जाते हो, क्योंकि आपके माइंड आपको एक सेंटेंस आया दिमाग में बोलने के लिए, मुझे ये बोलना है। सडनली आपने बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा और ज़्यादा बोलना है। तो ज़्यादा बोलने के चक्कर में आपका माइंड जो है वो सोचने लग जाता है कि मैं और क्या बोलूँ और क्या बोलूँ मैं। माइंड जो है आपकी सारी मेमोरीज़ को खंगाल लेता है और बोलता है कि अच्छा इसमें से ये रिलेवेंस है, इसमें ये रिलेवेंस, वो निकाल के लाओ। और जब आप इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, उतना ज़्यादा आपका लॉजिक जो है वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है सामने वाली पार्टी को। आप सोच के ये हैरान हो जाओगे कि जैसा ये आपको ऐसा नहीं बताया गया होगा, आपको हमेशा ये बताया गया होगा कि कम बोलो, स्पष्ट बोलो, एकदम सटीक बोलना चाहिए। वो ठीक है, अपनी जगह पे वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको ज़्यादा बोलना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करोगे अपने करियर में, तो उतना ज़्यादा आप अपने आप को होल्ड बैक करना छोड़ दोगे, उतना कम होल्ड बैक करोगे। और जितना कम अपने आप को होल्ड बैक करोगे, उतना आप सामने वाला आपको समझेगा, आपको जानेगा, और वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपके करियर में आपके आसपास के कलीग्स और मैनेजर्स और आपके सीनियर्स हैं, उनको पता तो चले कि आपके अंदर थॉट प्रोसेस क्या है। आपने अगर बोला ही नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये टू वे स्ट्रीट होता है। तो टू वे स्ट्रीट में क्या होता है, जब आप किसी को कुछ बोलते हो और चूँकि आप ज़्यादा बोल रहे हो तो आप ज़्यादा बोलते हो, तो सामने वाला जो है वो फ़ोर्स हो जाता है आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। और आपने इतना सारा बोला है तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। और कुछ ना कुछ बोलेगा तो जितना आपका तरफ से कम्युनिकेट हुआ है उससे उसको प्रोपोर्शनेटली उसको भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी फोर्स्ड टू टेल यू एंड टॉक स्लाइटली मोर आपके साथ में, कि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा बोलेगा, वो भी आपने उतना ही बोलेगा। अब वो जब सामने वाला भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो, तो सामने क्या निकल के आ रही है, इन्फॉर्मेशन। आपको हर चीज़ जो है सामने वाले से निकल के आ रही है कि वो पर्सन जो है वो भी अपनी सारी क्लैरिटी आपको दे रहा है। तो आप सोचो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर 2 लोग हैं जो अपनी हर चीज़ को हर एंगल से देख के डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? डेफ़िनिटली निकलेगा, क्योंकि आप उसको हर एस्पेक्ट से देख रहे हो। और उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? जस्ट बाय यू स्पीकिंग लिटिल बिट मोर। सिर्फ आप इतना थोड़ा-सा ज़्यादा बोल दोगे तो आपकी वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे करके सॉल्व होने लग जाएँगी, स्पेशली सिचुएशन में। और उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट क्या है? जब आप ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, आप जो है आप एज़ अ ज़्यादा ट्रस्टवर्दी अपीयर करते हो। अगर कोई पर्सन है ना जो चुप रहता है, तो सबकॉन्शियसली लोग समझते हैं कि ये मन में क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और कोई जो है बोलता रहता है ना, पै 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 पै, मेरे जैसा कोई है कि बोलता रहता है। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि भाई तू खुली किताब नहीं बोलते मुझे, खुला आईपैड बोलते हैं मुझे, कि जिसको भी आना है वो स्क्रॉल करके चेक करके देख सकता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल थॉट प्रोसेस अपना क्लियर रखो, ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल जो मन में है वो सामने होना चाहिए। आपके मन में कुछ कुटिल चीज़ें नहीं होना चाहिए। और वो चीज़ थोड़ा-सा एथिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि आप अपने मन में साफ रहो, अपने दिल में आप साफ रहो। किसी और को कुछ और बताने के लिए या अपने आप को कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप हो, आप एक्सप्रेस सही तरीके से करो और जितना बोल सकते हो उतना बोलो, जितना बता सकते हो उतना बोलो। तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, सामने वाला भी ज़्यादा बोल रहा है आपके कारण से। तो जब आप सामने वाला ज़्यादा बोल रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो लिसनिंग।
तो आपकी जो लिसनिंग है, आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है। अच्छा, आप जब सामने वाले को बहुत ज़्यादा सुनोगे और उसकी बात पूरी आप भी बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, उससे क्या बढ़ेगी? बॉन्डिंग। जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उससे आपकी एक बॉन्डिंग बनने लग जाएगी, एक रैपो बनने बन जाएगी। और वो जो रैपो है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। वो ट्रस्ट जो है वो लीड करेगा किसी न किसी रिलेशनशिप को लेकर, और वो जो ट्रस्ट आप फॉर्म कर रहे हो ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा, और अल्टीमेटली जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो पार्ट ऑफ आपका नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा। आप सोचो कहाँ आपने जस्ट एक छोटा सा सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करके और थोड़ा सा ज़्यादा बोला, वो चीज़ वाया 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 करके कहाँ पहुँच गई कि ये पर्सन आपको लोगों का दिल जीतना है तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। आप अपने जितने भी पॉलिटिशियन जिनको भी देखते हो जो कम बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए सर्वाइव करना और अपने आप को, अपने पॉइंट को पुट अक्रॉस करना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अगर आपको बस कुछ भी हो जाए, नेताजी के हाथ में माइक नहीं जाना चाहिए। किसी भी नेता के हाथ में अगर माइक चला गया है, किसी पॉलिटिशियन के हाथ में माइक चला गया है, तो वो जो पॉलिटिशियन है वो माइक को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा से पहले कोई नहीं छोड़ने वाला। बुलाया किस चीज़ के लिए? सर आप थोड़ा 2 शब्द कह लीजिए, लेकिन वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। उनको ही पता है ये चीज़ कि अगर आप वो ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे, अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करोगे, तो जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। द फैक्ट कि आप लाइकेबल बन जाते हो सामने वाली पार्टी से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वो करता है। और मेरे पॉडकास्ट में भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना, बोलता ही जाता हूँ, रुकता ही नहीं है बिल्कुल, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अब ये एक साइड इफ़ेक्ट दूसरा भी होता है। जब आप ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो और अपने आप को किसी को अगर एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें दूसरा साइड इफ़ेक्ट क्या आता है कि आपकी जो बात करने के लिए एंग्ज़ायटी होती है, वो एंग्ज़ायटी कम होने लग जाती है। कि अंदर से जो एक घबराहट होती है ना कि मैं कैसे बोलूँगा, कैसे मैं, सामने वाला जज तो नहीं करेगा मुझे, जो 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 जितने भी फ़ियर हैं आपके बोलने से रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, वो धीरे-धीरे करके कम होने लग जाते हैं। अब सबसे बड़ा फ़ियर कहाँ पर होता है बोलने का? ये स्टेप बाय स्टेप रहता है। सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग का। दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ़ियर। सबसे हाई, कि मतलब मैं एक खड़ा हूँ, मेरे सामने 10,000 लोगों की ऑडियंस है, 1,000 लोगों की ऑडियंस है, 5,000 लोगों की ऑडियंस है, अब मैं क्या बोलूँ? मेरे को याद है, मैं जब शुरू-शुरू के अपने करियर में था, मैं एक बैंक में काम करता था और वहाँ पे ऐसे बहुत रेगुलर बेसिस पे टाउन हॉल हुआ करते थे, और मैं एचआर मैनेजर था, तो मुझे वो भी टाउन हॉल कंडक्ट करने के लिए बोला गया कि आप जाके और टाउन हॉल कंडक्ट करो। अब वो टाउन हॉल कंडक्ट करना मतलब कि आप गए वहाँ पे, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सब एक हॉल में बैठे हुए हैं, सारे के सारे एक ऑडिटोरियम में, और वहाँ जाके आपको बोल रहे हैं कि अब करो कम्युनिकेट, ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आपको कम्युनिकेट करना है। तो वो कम्युनिकेशन जो होता था वो, कोई गुस्सा है, कोई खुश है, कोई एक्सप्रेस करेगा, आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना है। लेकिन उसको करने से पहले जो एंग्ज़ायटी जो थी, वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मतलब कि बस अंदर ही अंदर ऐसा था कि बस आप मुझे अगर काटोगे तो शायद खून की जगह एंग्ज़ायटी बाहर निकलेगी। इतना ज़्यादा मैं डरा हुआ था उस कम्युनिकेशन से पहले। लेकिन ठीक है, होता है, धीरे-धीरे करके सीख गए। फिर उसके बाद में लार्ज स्केल पे ऑडियंसेस को एड्रेस करने लग गए। एक बार वो डर निकल गया मन से कि ये मुझे क्या जज करेंगे, और फिर एक बार समझ में आ गया ना कि अगर आप कोशिश करोगे ना तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपकी साइड पे आ जाएँगे। तो अगर आप घबरा रहे हो, थोड़ा-सा फंबल कर रहे हो, थोड़ा-सा आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा अटक जा रहे हो, तो जो सुनने वाले होते हैं ना, उनको लगता है यार ये तो हमारे जैसा ही ह्यूमन है, क्योंकि ये वाला फ़ियर तो 99.999% लोगों को होता है। तो वो भी ये सोचते हैं कि अरे, जैसे मैं डरता हूँ वैसे तो ये भी डर रहे हैं, तो मतलब कि ये तो अपने जैसा ही है, तो जो अपने जैसा है उसके साथ में क्या जजमेंट करना, कोई बात नहीं, ठीक है, आप करो, ट्राई करो, अगर बोल रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, आप कोशिश करो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे टॉप मोस्ट जो एंग्जाइटी रहता है लोगों का, वो रहता है पब्लिक स्पीकिंग को लेके। अब पब्लिक से थोड़ा-सा एक लेवल कम वाला जो एंग्जायटी रहता है, वो रहता है ग्रुप स्पीकिंग को लेके। आप सोचो 20-25 लोगों का एक ग्रुप है, या आप कहीं पार्टी में गए हो या कहीं पे, और सडनली आपको बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप गए हो ना, ट्रेनिंग्स में तो गए होंगे, ट्रेनिंग में भी वही होता है, एक-एक करके बोलते हैं अच्छा अब हम सबसे इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारे दिमाग में क्या चलता है बैकएंड में, अरे मेरा नंबर कब आएगा? तो जब हमारी रो में आ रहे होते हैं ना वो, तो जो हमारी एंग्जायटी होती है वो एकदम पीक पे होती है। पीक पे मतलब कि उसको मैं हमेशा बोलता हूँ सूसू एंग्जायटी। वो सूसू एंग्जायटी क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं सूसू के लिए चला जाऊँ, ताकि मेरे को वो एक इंट्रो ना देना पड़े। तो ये जो एंग्जायटी है, इसको भी आप कैटर कर सकते हो, इसको भी काउंटर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप पहले ही कम्युनिकेट करते जाओ, आप अपने आप में सहज हो जाओ। ये कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि कम्युनिकेशन ही नहीं, ये करियर से रिलेटेड सबसे बड़ा बड़ा मंत्र यही है कि अगर आप अपने अंदर इंटरनली एक सहज रूप में हो गए हो, तो आप ये बहुत ईज़िली कम्युनिकेट, करियर, एक्सप्रेस, जो भी आपको करियर में करना है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने आप को लेके कितने सॉर्टेड हो, अपने आप को लेके कितने सहज हो।
और ये जो अपने आप से लेके सहज होने की प्रक्रिया जो है ना, कार्य प्रगति में हम वही समझ रहे हैं। हम अपने आप को वही समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को जज करना बंद करें और एक सिंपल तरीके से रहें कि यार जो करना है वो करना है, जो काम है वो तो काम है, करना तो है ही सही। तो उसके बाद में जब मान लो आप चलो ग्रुप सेटिंग में भी हो गया, उसके बाद में थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी डायलॉग्स में भी होती है। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग जो मतलब ओवरऑल ओपन एंडेड है, बहुत सारे लोग रहेंगे। फिर एक ग्रुप सेटिंग में आप आ गए जिसके अंदर बहुत कम लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी रहेंगे 20-25 लोग रहेंगे। फिर उसके बाद में एक वो आता है कम्युनिकेशन जिसमें एंग्जाइटी होती है लेकिन थोड़ी कम होती है, विच इज़ डायलॉग। तो डायलॉग में क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन मोड में चला जाता है। तो ये कॉन्वर्सेशन मोड जो रहता है ना, इट्स ईज़ी, आप कर सकते हो, लेकिन आपको जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थोड़े अलग टाइप की होती है। आपको ये लगता है कि ये पर्सन का पूरा अटेंशन आपके ऊपर है। क्योंकि आप 2 ही लोगों को बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका अटेंशन भी पूरा उसके ऊपर है, उसका अटेंशन भी आपके ऊपर है। तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम बन जाता है। तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओ और डायलॉग नहीं कर पाओ। फिर एक थर्ड, फोर्थ जो स्टाइल है वो है मोनोलॉग। उसको ये जो है ना, ये मोनोलॉग का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि स्पेशली द कंट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पर इतनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या लोगों को पता नहीं है कि क्या है, और लोगों को वो टेक्निकल चीज़ नहीं पता है। इमोशनल चीज़ पता है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, लेकिन टेक्निकली वो क्या होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, पर्सन जो चीज़ मेंटल हेल्थ के किसी इशू से गुजर रहा है उसके साथ में क्या हो रहा है, वो नहीं पता होता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और पता ही नहीं है तो वो सेंसिटिव नहीं हो सकते उसके बारे में, तो वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और ये जो इनसेंसिटिव है, हम जो जो उस चीज़ से गुजर रहा है उसको लगता है यार देखो लोग मेरे साथ कितना इनसेंसिटिवली बिहेव कर रहे हैं, बट उसको ये नहीं पता है कि सामने वाले को नॉलेज ही नहीं है, उसको हवा ही नहीं है कि ये किस चीज़ से गुजर रहा है, इसको वो नॉलेज नहीं। पर ये जो मोनोलॉग वाली जो बात है ना, जो आपकी इनर वॉइस है, जो आप अपने आप से बात करते हो और बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्रेस किए, बिना कोई इमोशन दिखाए, बिना कोई बॉडी लैंग्वेज दिखाए, जो आप अपने आप से एक्सप्रेस करते हो ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो सब कुछ है ना, अगर वो वाला आपने पार्ट सॉर्ट आउट कर लिया, तो बाकी सब ये डायलॉग, ग्रुप में आपको कम्युनिकेट करना है या फिर पब्लिक स्पीकिंग करना है, ये सब ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाता है। अब अपने आप के साथ में आप सॉर्टेड हो जाते हो, एक बैलेंस आ जाता है आपके अंदर एक। और ये जो मोनोलॉग रहता है ना, ये जब तक आप इंटरनली चुपचाप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना डिस्कस करना है अपने आप के साथ में बहुत डिस्कस करो, पूरे टाइम लगे रहो। मैं भी जो है, मैं कई बार ऐसा होता है घंटों बैठा रहता हूँ और अपने आप से बात करता रहता हूँ, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोलता। अगर मुँह से कुछ बोल दिया तो आस-पास वाले क्या सोचेंगे कि अपने आप से बात कर रहा है, भई ये तो धीरे-धीरे करके इसको ये ही इज़ लूज़िंग इट, ऐसा बोलने लग जाएँगे। तो इसलिए आप शांत रहो, अपने अंदर ही बहुत सारा डिस्कशन आपको करना है। जितना आप अपने आप से डिस्कस करके सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बाहर कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड इट इज़ अबाउट इंटरनली, इनर जो वो है। तो सर मैंने ये चीज़ समझ के पूरा सब कुछ करने लग गया। अब कम्युनिकेशन भी कर लिया है, स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, अपने सेंटेंसेस को भी सही फॉर्म कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन और क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा भी क्या कुछ और है जो मेरे को करना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, और ये जो सवाल को समझना है उसके लिए मैं एक एक एडिशनल चीज़ समझाता हूँ आपको कि अ, अगर आपको कम्युनिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको 3-4 पॉइंट्स पे और फोकस करना है। लेकिन ये पॉइंट जनरल पॉइंट्स हैं, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन जस्ट जनरल पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपनी वोकैब्युलरी पे थोड़ा-सा ध्यान देना है। वोकैब्युलरी मतलब होता है कि आपका इंटरनल, आपके माइंड में आपका शब्दकोश कितना बड़ा है। नॉर्मली जो है शब्दकोश में तो हज़ारों वर्ड रहते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी जो रहती है वो 1000-2000 वर्ड्स तक लिमिटेड रहती है किसी एक भाषा में। अगर आप 2 भाषा जानते हो, मतलब इंग्लिश और हिंदी, तो आपकी उतनी ही प्रोपोर्शनेट में दूसरी भाषा रहेगी। मदर टंग में थोड़े ज़्यादा वर्ड्स रहेंगे आपकी वोकैब्युलरी में, दूसरी भाषा में थोड़े कम रहेंगे जो आपने सीखे हैं, एक्वायर किए हुए हैं। तो ये जो वोकैब्युलरी होती है, यही वर्ड्स जो है आप बार-बार यूज़ करते हो, लोगों को बोलते जाते हो। आप विश्वास नहीं करोगे, ये चैट जीपीटी लोग करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम सब भी तो चैट जीपीटी की तरह ही हैं। हम भी तो वही बोल रहे हैं जो हमारे अंदर वर्ड्स हैं। सेम चैट जीपीटी में भी है कि उसमें जितने वर्ड्स फीड कर दिए हैं, वो उन्हीं को लेके जंबल करके सेंटेंस बना के कुछ लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, मॉडलिंग करने की कोशिश कर रहा है। हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हमारे माइंड में जो वर्ड्स हैं, तो बचपन से लेकर अभी तक जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े, सीखे, सुने, जो भी है, वो सारे के सारे वर्ड्स को हमारे माइंड ने कहीं न कहीं स्टोर करता गया। कुछ ज़्यादा यूज़ हुए, कम कम यूज़ हुए, कुछ बहुत ही कम यूज़ हुए तो वो हमारी मेमोरी से डिलीट ही हो गए ऑटोमैटिक, और बस जो मेजरली यूज़ होते हैं वो वर्ड्स हमारे दिमाग में रह गए। तो ये वोकैब्युलरी जो है ना, एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि आपको अपनी वोकैब्युलरी को बहुत एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे हमारे शशि थरूर जी हैं, उनकी वोकैब्युलरी कितनी एक्सटेंसिव है।
अलग अलग तरह के मतलब भयंकर भयंकर वर्ड्स उनको पता है, और सिर्फ पता ही नहीं है, उनका मीनिंग और सही जगह कहाँ पर उसको यूज़ करना, उसको यूज़ करके क्या इम्पैक्ट आएगा चीज़ में, वो सब उनको पता है। तो अगर आप उस लेवल के वक्ता बनना चाहते हैं और उस लेवल के, तो ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक साइंटिफिक स्टडी करके और मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप नॉर्मल अपने करियर में कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करियर कर रहे हैं, जनरल आप मतलब एक स्टडी ग्रोथ में कर रहे हैं, तो आपको इतनी एक्सटेंसिव वोकेबलरी तो ज़रूरत नहीं है। तो वोकेबलरी, वो जो लॉजिक है ना कि वोकेबलरी जितनी ज़्यादा रहे उतनी अच्छी रहे, मैं थोड़ा सा उस लॉजिक के अगेंस्ट हूँ। क्योंकि हालांकि मेरी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ज़्यादातर वर्ड्स को जानता हूँ। कभी रेयरली ऐसा होता है कि कॉन्वर्सेशन में मुझे पता नहीं होता कि ये वर्ड क्या है, और मैं मेरा उठने बैठने का जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरह के लोगों के करियर वालों के साथ में भी होता है। मैं नॉर्मल मिडिल मैनेजमेंट और इस टाइप के लोगों के साथ भी मिलता हूँ, मैं लोअर एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी मिलता हूँ, और मैं बिल्कुल ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ भी मिलता हूँ। तो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मेरी वोकेबलरी फॉल शॉर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इतनी वोकेबलरी की आपको ज़रूरत नहीं है। जितनी कम आपकी वोकेबलरी रहेगी, उतनी ज़्यादा आप अपने वर्ड्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे, और उतना ज़्यादा सिंप्लिसिटी में आपको एक्सप्रेस करना रहेगा। ये सिंप्लिसिटी जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्रामर जो है, अच्छी ग्रामर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेकंड पॉइंट ये भी आ जाता है कि आप अच्छी ग्रामर होना चाहिए। लेकिन जो है ना, जो वोकैबुलरी और ग्रामर का जो मिश्रण है ना, वो आप जितना सिंपल रखोगे उतना कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा। मैं पहले ना लिंक्डइन पे बहुत सारी पोस्ट लिखा करता था, और बहुत ही एकदम हाई फाई वर्ड और बिल्कुल नए नए थॉट्स और बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंस बना के और एकदम ऐसा एक्सप्रेसिव लिखता था। लेकिन वो क्या होता था, वो वाले कंटेंट को वो रिलेट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज इंडियन जो है, वो उतना इंग्लिश को एक कॉन्वर्सेशनल लेवल पे जानता है, उसको वो एक एकेडमिक लेवल पे नहीं जानता है। और तो जहाँ आप अपने वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा हैवी हैवी वर्ड्स लाके और एकदम आपको तो इम्प्रेस करना है, क्योंकि हम एमबीए में यही सीखते हैं कि जितना हैवी जार्गन फेंकोगे उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत है। भाई अगर आप सबसे बड़े और स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड्स के बीच में बैठे हुए हो, तो द ओनली वे यू कैन वन अप सामने वाले को इज़ बाय यूजिंग बेटर वोकैबुलरी एंड यूजिंग वर्ड्स विच आर लाइक, मत तो अगर मतलब जो बहुत ही बड़े बड़े अगर विद्वान आपस में बात कर रहे हैं, तो वो छोटी मोटी सिंपल बातें नहीं करेंगे, वो बात करेंगे एकदम हाई लेवल की। और वो हाई लेवल की बात में होगा, ऑफकोर्स वो वर्ड्स भी हाई लेवल के यूज़ करेंगे। तो उस सिचुएशन में, उस सेटिंग में आप सीईओज़ के साथ बात कर रहे हो, आप सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हो, आपको उस तरह की चीज़ें चाहिए। आप कंसल्टेंट हो, आप बिग फाइव में काम कर रहे हो, आपको उस तरह की लैंग्वेज चाहिए, ताकि आप अपने बात में उतना वेट आप एक्सप्रेस कर सको कि भाई मैं इतने नॉलेज के साथ बोल रहा हूँ चीज़ को। लेकिन वहीं अगर आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपको हेवी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। और अवॉइड करो, जितना जार्गन और हेवी वर्ड को आप अवॉइड करोगे, जितना सिंपल आपका कम्युनिकेशन रहेगा, जितनी आप स्पष्ट और मधुरता से बोलेंगे, उतना ज़्यादा सामने वाले को अच्छा लगेगा और वो सामने वाला समझ जाएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पष्ट और सिंपल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी और ग्रामर का मिश्रण इस तरह से रखो अपने दिमाग में कि बिल्कुल सिंपली तरीके से बिल्कुल आप कम्युनिकेट कर पाओ। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या हुआ करता था, ये जो वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है ना, कई बार बैकफायर कर देता है। और ये हम लोग मतलब मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा इतने बड़े बड़े वो कैसे हो जाते हैं। तो मैं किसी एक कंपनी में काम करता था। वहाँ पे हम लोग ना एक 5 से 8 हज़ार की सैलरी वाले कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे, और उनको हायर करने के लिए जो हम टेस्ट देते थे, हम उनको रिटन टेस्ट कर। अब आप सोचो इंडिया में अगर कोई 5 से 7 हज़ार की सैलरी वाला है, पहली चीज़ तो वो लिख पढ़ ले, उसी की बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, क्योंकि वो समाज का वो तबका है जिसको वो मौका मिला ही नहीं है पढ़ने का। वो फॉर्मल एजुकेशन या तो गया नहीं है, या ऐसी जगह गया है जहाँ से उतना वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है उसके करियर में। और हम उसको एक रिटन टेस्ट देते थे कि भाई तुम लिख के अपना टेस्ट बताओ। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें काफ़ी सारे बच्चे और अच्छे-अच्छे और स्मार्ट बच्चे जो है ना, वो उसमें से फ़िल्टर आउट हो जाते थे। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत गलत लगती थी। लेकिन उसमें दूसरा उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता था ना, वो ये भी होता था कि उस टेस्ट के अंदर थे ना बहुत सारे हम ये पूछते थे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अब कोई बच्चा गाँव से आया है, छोटे से कस्बे में रह रहा है, जैसे कि ग्वालियर बोल लो, या फिर जबलपुर, या इस तरह की कानपुर, या इस तरह की किसी जगह पे है जो कि बहुत हाई-फाई नहीं है, और वहाँ पर भी वो निचले तबके से आया हुआ है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपनी सेल्फ इमेज को एक टेस्ट के अंदर एक्सप्रेस करे और ये बताए कि मैं अपने आप के बारे में क्या सोचता हूँ, उसको नहीं पता कुछ भी। और हम उससे इतनी कॉम्प्लेक्स टेस्ट करवाते थे, तो वो जो टेस्ट था ना, वो अल्टीमेटली 6-7 महीने में हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। हमें भी रियलाइज़ हो गया, हम तो एचआर वाले थे, हमें तो पता है कि यार ये इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, और अच्छे-अच्छे बच्चे निकल जा रहे हैं, और जो थोड़े से एकेडमिक बच्चे हैं ना, वो इसमें आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एकेडमिक बच्चे जो है ना, वो स्ट्रीट स्मार्ट बहुत कम होते हैं।
बहुत कम ये मिश्रण मिलेगा बच्चों में कि अगर कोई सेल्स के लिए आप किसी को हायर कर रहे हो, तो वो अगर एकेडमिकली स्ट्रांग है तो वो सेल्स वाली जो पार्ट है ना उसमें थोड़ा सा हेजिटेंट ही रहेगा। वो होता है, कई बार होता है। तो इसलिए हम वो चाहते थे कि यार वो हमें सही लोग नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने उस पूरे टेस्ट को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, जहाँ पे हम हाई वोकेबलरी वाले और कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बच्चों से पूछते थे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो दैट नेवर यूज टू वर्क आउट, दैट वुड हैव नेवर वर्कड आउट। दूसरा एक और चीज़ जो है ना, ये एक अपने कम्युनिकेशन में ये चीज़ थोड़ा सा अब आपको ध्यान देना है। ये सारी टेक्निकल चीज़ें तो आपने समझ ली, सुन ली, सब बातें समझ में भी आ गई। आई एम श्योर आप फॉलो भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो आप या तो मिस कर जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम उसको टेक्निकलिटीज़ में वो हमारा फोकस नहीं होता है। वो जो एस्पेक्ट है वो है इमोशंस का। तो जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपके जो विजुअल एक्सप्रेशंस हैं फेस के, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि वो ऐसे कोई कार, आप मान लो अलग अलग कार में बैठा के आप उसको भेज रहे हो, तो आपके जो इमोशंस हैं उसके थ्रू ही वो डिलीवर होने वाली है मैसेज। तो सामने वाला भी इमोशंस को ही समझता है पहले। हम सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज और इमोशन से समझते हैं, उसके बाद में जो बोला है ना वो बाद में आता है। तो अगर मैं किसी को गुस्से में करके बोल दूँ ना कि मुझे तेरा काम बहुत पसंद है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि मुझे तेरा काम बहुत पसंद है। नहीं, वो ये सोचेगा, "यार गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? आवाज़ नीचे करके बात कर, टोन सही कर अपनी।" तो वो चीज़ है। तो जब आप एक्सप्रेस करते हो ना, तो ये एक्सप्रेशंस की एक छोटी-सी अ, एक एक ग्राउंड रूल है। वो ग्राउंड रूल ये है कि आप किसी भी यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते होंगे, उन किसी भी इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर्स जो फेमस हुए हैं, जो बड़े अपने लेवल पे बड़े हैं, आप या फिर आप किसी एक्टर्स को देखो या पॉलिटिशियंस को देखो, या जो भी आपको पर्सन का सक्सेसफुल दिखता है, जो आपको लगता है कि कम्युनिकेटर बहुत अच्छा है, आप उसका एक चीज़ बहुत नोटिस करोगे कि हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उसके कम्युनिकेशन में उसके एक्सप्रेशंस अलग रहते हैं, और थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, और यूनिक वेरिएशंस होते हैं। आपने देखा होगा, मतलब अगर आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को देखो, तो उनके बोलने का तरीका सबका अलग रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही शांत तरीके से, लेकिन अपनी प्रेजेंस के थ्रू ही वो अपने आप को कम्युनिकेट कर लेते हैं कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में और अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये एक्सप्रेशन जो है वो 4-5 चीज़ों को लेकर होता है। एक तो आपकी स्माइल के थ्रू होता है कि आप स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, ऑकवर्डली हंस रहे हो, या फिर जेन्युइनली हंस रहे हो, या जो भी है आपका, मतलब एक स्माइल के थ्रू, आपकी आइज़ के मूवमेंट के थ्रू। आपका आईब्रोज जो है वो बहुत बड़ा एक कम्युनिकेटर है। आप आईब्रोज रेज़ करके किसी को बोला अच्छा, तो वो अच्छा का मतलब ये नहीं है, और वहीं अगर बोलते हो अच्छा, तो वो अच्छे का मतलब कुछ और हो जाता है। तो आपको एक्सप्रेशन जो है ना, अपने फेस को थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा कि आप अपने फेस को थोड़ा-सा और एक्सप्रेशंस को दिखाओ। ऐसे बहुत सारे आपने पहले मीम सुने होंगे कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके फेस पे एक्सप्रेशन आता ही नहीं है। वो एक्टर जो हैं 1-2 मूवी करके फिर धीरे-धीरे करके आउट हो जाते हैं। लेकिन वहीं जो दूसरे एक्टर थे जो सक्सेसफुल हैं, आप उनको देखोगे उनके फेस पे इतने सारे एक्सप्रेशंस ही नहीं, माइक्रो एक्सप्रेशंस भी बहुत सारे होते हैं। तो वो भी अगर आप थोड़ा-सा अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में और लोगों से बात करते टाइम पे थोड़ा-सा माइक्रो एक्सप्रेशन लेके आ जाओ, तो सच में उससे आपकी लाइकेबिलिटी और सामने वाले का जो रिसेप्टिवनेस है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। अल्टीमेटली मैं ओवरऑल जो बात यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपको अपने करियर में अपने कम्युनिकेशन के उसमें आपको अपनी आवाज़ उठाना है। अपनी आवाज़ उठाओ, अपने करियर पे काम करो, मेहनत करो, बहुत सारा कुछ आपको अचीव करना है। भारत में कार्य प्रगति पर है। जय हिंद।